हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज के इस क्लास में हम क्लास नाइन्थ पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी की होती है, एनसीईआरटी नॉट एससीईआरटी, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति है। और वही चीज एससीईआरटी यानी बीटीसी, बिहार सरकार वाली बुक में तीसरे नंबर चैप्टर में आता है। उसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। जरा आप लोग जानते होंगे कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी, जरा देखिए ये दो किताबें हैं मेरे पास। एक किताब ये आप देख रहे हैं इतिहास की दुनिया, ये बिहार सरकार की किताब जिसको हम लोग एससीईआरटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एससीईआरटी किताब ये। और ये देखिए ये एनसीईआरटी की किताब है। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब है भारत और समकालीन विश्व, भाग 1 ये 9th के लिए, और इसी का भाग 2 वो आता है क्लास 10th के लिए। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे आपको दोनों जगह पे मैच करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्या, हर टीचर करीब करीब यही आपको इसी से क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं, वो पढ़ाते नहीं है। मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ाता हूं, फिर इसके बाद इसका क्वेश्चन करवाता हूं। तो आज के क्लास में हम ये फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जितने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। देखिए आप पढ़ते हो तो मैं इतना ही कहता हूं कि एग्जाम के टाइम में आपको टीचर गेस पेपर दे दे, करके दे दे कि ये है, ये उस पे डिपेंड ना होने का। अभी से आप पढ़ो, किताब पढ़ो, है ना। किताब पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव बनाओ, ऑब्जेक्टिव करो। सब्जेक्टिव आप अपने से खुद ब खुद कर सकते हो, वो लास्ट समय में मैट्रिक का हो या 9th का हो या फिर 10th का, 11th, कोई भी क्लास का हो, उस समय में क्या डिपेंड करते हैं, बाजार से एटम बम, गैस पेपर, है ना, वो सब खरीद के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है, आप किताब पढ़ो, किताब अध्ययन कीजिए। आपको ये हर एक कंपेटिटिव एग्जाम में इसी का अध्ययन करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हमारा जो पढ़ाई होने वाला है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला शुरुआत, अगर हम 9th क्लास की बात करते तो मैं एनसीईआरटी पे हर चीज कर, एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी। और टीचर क्या पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, वो बात की बात है, क्या है नहीं है, लेकिन मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूं। एनसीईआरटी एससीईआरटी सब कम्बो रहता है, लेकिन एनसीईआरटी हम 9th में भी पढ़ाते हैं, 10th में भी पढ़ाते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। पहला नंबर हमारा क्वेश्चंस क्या है, देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की राज क्रांति किस ईस्वी में हुई। जब आप अगर सही मायने में किताब का अध्ययन करोगे, ठीक है, तो उसी समय पहली लाइन में, दूसरी लाइन में ही आपको दिख जाएगा कि फ्रांस की राज क्रांति किस ईस्वी में हुई थी। तो याद रखना 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांस की राज क्रांति। कब हुई थी? 1789, 1789, याद रहेगा। फ्रांस की राज क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, याद रखना है। कब हुई, तारीख भी कभी कभी रहता है तो याद रखिएगा 14 जुलाई। कितने जुलाई? 14 जुलाई। फ्रांस की राजधानी कहां है तो बताइए। फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। कहां है फ्रांस की राजधानी? पेरिस। इतना ये सब याद रखना, जब पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव रट लो, आप किताब का अध्ययन करो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाओ, उसके बाद कहीं पढ़ो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन आजकल के टीचर क्या करते हैं पता ही है आपको, बस यही करेंगे कि बस लास्ट समय में क्वेश्चन आंसर 2-4 लिखा देंगे, गेस करा देंगे। ऐसा नहीं, आप सब विषय को पढ़ो ना। आगे ये सब जितने भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, कंपेटिटिव एग्जाम दोगे, सब में इसी सबसे क्वेश्चन बनता है, जीके जीएस। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बेस्टिल का पतन कब हुआ था तो बताइए। 20 जून है 1789, 5 मई 1789, 14 जुलाई 1789 और 27 अगस्त 1789। तो 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ? बेस्टिल का पतन हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आगे आइए, किस तारीख को पेरिस शहर खतरे की स्थिति में था? फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो अभी अभी हमने पढ़ा है फ्रांस की क्रांति हुआ, तो कब? तो 14 जुलाई 1789। ऑप्शन नंबर कौन है? ए, 14 जुलाई 1789, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉल्टियर क्या था? तो वॉल्टियर जो है वो एक लेखक था। क्या था? लेखक, याद रखिएगा, वॉल्टियर एक लेखक था। उसके बाद आइए, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? अब मैं जरा समझाता हूं। आप जब एनसीईआरटी अध्ययन करोगे और एससीईआरटी की बात कर रहा हूं, उसमें आपको देखेगा फ्रांस का जो लोग था, जो लोग क्या कहेंगे उसको,
मतलब समाज कहिए, वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में? एक को कहते थे प्रथम स्टेट, उसके बाद होता था द्वितीय, और एक में आता अगला होता था तृतीय। तो पूछता प्रथम स्टेट में, तो प्रथम में सिर्फ और सिर्फ पादरी होते थे। और आपको पता होना चाहिए कि पादरी कौन होता है। तो जो मतलब ईसाई का जो धर्म स्थल होता है चर्च, उसमें जो होते हैं, जो उसका देख रेख करते हैं, उसके धर्म गुरु को फादर कहते हैं, यानी पादरी कहते हैं। तो प्रथम स्टेट में सिर्फ और सिर्फ पादरी को रखा गया था, इसको बहुत सारी सुविधाएं थी। ठीक है, तब प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी। द्वितीय स्टेट में बोलेगा तो कुलीन कहिएगा, और तृतीय स्टेट में कहेगा तो वो सभी छोटे मोटे व्यवसायी, किसान, गरीब, अमीर, जितने भी छोटे मतलब दार्शनिक कह सकते, तृतीय स्टेट में आते थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है लिखा हुआ कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और हमारे देश भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग मुझे बताइएगा, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी विधि की आत्मा। विधि की आत्मा पुस्तक लिखी थी। लेकिन उससे पहले आपको यह भी जानना है, आप कहोगे सर तो मॉन्टेस्क्यू ने यह किताब लिखी, तो आप बताओ कि सामाजिक संविदा किसने लिखी? जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी तो वहां आपको मिलेगा कि सामाजिक संविदा इसको लिखे थे रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसको कहते हैं, और ये दास कैपिटल को लिखे थे अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, आपको ये कोई पूछेगा कि समाजवादियों का बाइबल, तो दास कैपिटल को कहा जाता है, इसको लिखने वाले अब्राहम लिंकन थे, याद रखना है। और विधि की आत्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो का मानना था कि भाई जनता की इच्छा, ये जनता की क्या इच्छा होती है उसी समर्थक, मतलब उसी चीज को, ये उसी सिद्धांत को मानते थे। कौन? रूसो। देखो ये होता है ना कि आप जब किताब भी अध्ययन करोगे, आपको अगर टीचर पढ़ के समझाते हैं ना, किताब पढ़ाते हैं रोज आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, अगर आप उसके बदले में और घर पे आके पढ़ते हो तो आपको एक एक ये सब चीज पढ़े रहोगे ना, तो आगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो बहुत मदद करेगा। ठीक है, 9th को बच्चे सीरियसली में लेते ही नहीं है, ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं कि मैथ साइंस पढ़ लिए, टीचर 1-1.5 घंटे पढ़ा दिए, उसी के झांसे में रहो, एकदम से लगे रहो, बस इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। इसलिए कहते हैं मेहनत से पढ़ो, जो पढ़ना। रूसो का सिद्धांत का समर्थक तो जनता की इच्छा। आइए आगे, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये पादरी पता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो द्वितीय स्टेट में बताते भाई कुलीन आते थे। ठीक है, और तृतीय स्टेट में तो बताया दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब हो जाएगा गरीब, क्या कहोगे, गरीब, किसान, मजदूर वगैरह वगैरह, छोटे मोटे व्यवसाय वगैरह वगैरह, जितने भी लोग आते थे तृतीय। सबसे ज्यादा बोझ इसी सब पे लोगों था, इसी लोगों पे था। तरह तरह के कर लाद दिए थे। जब एनसीईआरटी अब मैं पढ़ाया हूं, अब बताओगे तुम लोग कि सर ये मैं पूछ रहा हूं तुम लोगों से, ये टाइड और एक टाइल जो टैक्स लिया जाता था, ये दोनों टैक्स किस चीज के थे और सरकार लागू की हुआ था, किस किस चीज के टैक्स थे? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आप एनसीईआरटी का किताब अध्ययन करते हो, ईमानदारी से पढ़ते हो, तो बता सकते हो टाइड क्या था और टाइल क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा, ईमानदारी से बताओ, लुई 16, जिसको हम लुई 16वां कहेंगे, लुई 16 ऐसे करके ये कर दिए तो 16। ये कब राजा बना था? तो 1774 में बना था। और फ्रांस की राजक्रांति तो पता ही 1789 में हुआ था। तो उस समय वहां का राजा कौन रहा होगा? तो लुई 16 कहोगे या लुई 16वां कहोगे? याद रहेगा? कहोगे जी। चले आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या। अगला क्वेश्चन है, लुई 16 ने किस उम्र में शादी कर ली थी? अब बताओ भाई, फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं, इसकी शादी भी पढ़नी पड़ती कि कितनी उम्र में हुआ? बताइए, लुई 16 की शादी माने किस उम्र में उसकी शादी हुई? तो कहोगे 20 वर्ष की उम्र में इसकी शादी हुई थी। अब किससे हुई थी? अब आपको एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लुई 16 की पत्नी का नाम, तो लुई 16 की पत्नी का नाम था मेरी अंतोइनेट। क्या कहोगे? मेरी अंतोइनेट उसकी पत्नी का नाम था। ठीक है, मेरी अंतोइनेट उसकी पत्नी का नाम। ये कहां की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, याद रहेगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि लुई 16 की पत्नी का नाम तो मेरी अंतोइनेट, वो कहां की रहने वाली थी? तो रहने वाली दूर की बात, वहां की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। और इसकी शादी 20 वर्ष की उम्र में करी गई। अब आइए लुई 16, अगला क्वेश्चन देखिए। गिलोटीन
था। गिलोटीन क्या है? जब आप फ्रांस की राजक्रांति चैप्टर में पढ़ोगे, 2 3 4 पेज के बाद जाओगे, वहां जो राजा था, क्रूर राजा, तो उन्होंने गिलोटीन का एक आविष्कार किया वहां के। और गिलोटीन ऐसा एक यंत्र था जहां देशद्रोहियों को, जो देश के खिलाफ जाता था, पता है, उसको सिर कलम कर दिया जाता। मतलब कहने का मतलब हुआ सर धर से काट दिया जाता था। मतलब सर अलग धर अलग, जैसे आरा मशीन होता ना, वैसे करके काट दिया जाता वैसे। तो देखो गिलोटीन था, तो गिलोटीन एक ऐसा उपकरण जिसमें 2 डंडे और एक ब्लेड होता था, जिससे किसी व्यक्ति का सिर काटा जाता था। बताइए कितना जुल्म होता रहा होगा उस समय में। फ्रांस की राजक्रांति हम पढ़ते, इतिहास अतीत हमें यही सिखाता, कितना भी क्रूर रहा है, पता ही, लेकिन उसका एक अंत हुआ है कि नहीं हुआ? कितना भी बड़ा अंत। देखो ऐसे ऐसे उपकरण सब थे, और ऐसे ऐसे उपकरण के बाद इसका भी एक समय आया, अंत हुआ, और ये सब चीजें खत्म हुई, और वहां के लोग भी अब आजाद है, अच्छे तरीके से जीते। तो याद रखा कि गिलोटीन क्या था? तो एक ऐसा उपकरण था जिसमें 2 डंडे और एक ब्लेड लगा हुआ था, जिससे किसी व्यक्ति का सर कलम किया जाता था। मतलब सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। कौन व्यक्ति का? जो दो देश के खिलाफ जाता था, जो आज्ञा के खिलाफ जाता था, जो कहना नहीं मानता था, उसको कौन? गिलोटीन से सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। अगला क्वेश्चन आइए, गुलाम आजाद होने पर, मतलब गुलाम का मतलब ऐसे समझ लीजिए, कोई आदमी किसी के अधीन है, गुलाम है, जब वो आजाद हो जाता था, स्वतंत्र हो जाता था, तो कौन सी टोपी पहनता था? लाल टोपी पहनता था। अब ये मत सोच लेना लाल टोपी पहनता तो समाजवादी पार्टी वाला हो गया, नहीं, उस समय में लाल टोपी पहनता था। ठीक, आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है स्टेट जनरल की बैठक। अब मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि भाई ये स्टेट जनरल की बैठक क्या होती है, तो समझ लो कि फ्रांस में वहां की जो सरकारें थी, राजा थे उस समय में, और जो बैठक बुलाते थे उसको स्टेट जनरल की बैठक कहते थे। स्टेट जनरल बैठक के दौरान तीसरी संपत्ति के प्रतिनिधियों ने क्या मांग की? तीसरी संपत्ति का मतलब तीसरे स्टेट में जो लोग रहते थे, तीसरे स्टेट में जो लोग रहते थे, प्रथम में पादरी, दूसरे में कुलीन, और तीसरे में जो दार्शनिक लोग थे, तो उन गरीब, क्या कहते हैं, मजदूर, किसान और छोटे मोटे व्यवसायियों का जो कहना था, वो मानना था कि कभी सभी समताओं के लिए, क्या संपदाओं के लिए समान प्रतिनिधित्व हो, ये उनका मानना था। आप किताब रीडिंग करो, ये सब चीजें समझ में आ जाएगी कि नहीं, ईमानदारी से अगर किताब पढ़े तो एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन हमें समझ में आएगा, और यहां से क्वेश्चन आपको कंपेटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, अगर अभी से पढ़े रहोगे तो सब चीज आपको बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि आज पढ़ रहे हो ना, तो कल होके तुम्हें पढ़ाना है या पढ़ना है, या फिर आगे कुछ तैयारियां करनी, आगे की कुछ रणनीतियां होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मेहनत से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। फ्रांस आधिकारिक तौर पर गणतंत्र कब हुआ? आधिकारिक तौर पे पूछता है, तो 1791 में आधिकारिक तौर पे क्या होगा? नहीं, 1792 में आधिकारिक तौर पर यह गणतंत्र बना। कौन? फ्रांस। उसके बाद आइए आगे क्या है। फ्रांस में आतंक का शासन किस लिए जाना जाता था? फ्रांस में आतंक का शासन किस लिए जाना था? आर्थिक समृद्धि की अवधि, धार्मिक सहिष्णुता का ये है, यहां पर क्या है, गंभीर दमन और सामूहिक निष्पादन की जगह पे आप सामूहिक फांसी लिखिएगा। ये इसीलिए आतंक का क्षेत्र, आतंक का राज, उस समय आतंक का शासन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, गंभीर दमन और सामूहिक फांसी। अगला क्वेश्चन है, आतंक के शासन और सार्वजनिक सुरक्षा समिति से जुड़ा एक प्रमुख व्यक्ति कौन था? बताइए, आतंक के शासन और सार्वजनिक सुरक्षा समिति से जुड़ा एक मतलब प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, नहीं, पहला लुई 16, मेरी अंतोनेट, और मैक्समिलियन रोबेस्पियरे, और नेपोलियन। आतंक के शासन, ये नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया? मतलब 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया? देखिए, पहला राजशाही को समाप्त करना, उसके बाद है दूसरा पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना, सार्वजनिक सुरक्षा समिति बनाना, और एक तीसरा नंबर दायित्व और करों की समानती व्यवस्था को लागू करना। बताइए कौन सा किया गया था 4 अगस्त 1789 को?
बताइए। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया? तो राजशाही को समाप्त करने के लिए कहा गया कि किधर गया अपस्या। तो सबसे बड़ी बात थी, तो उसी समय 4 राजशाही को समाप्त करने के लिए कहा गया था, लेकिन राजशाही समाप्त, तो इसीलिए जो है परिवर्तन सब हुआ। सार्वजनिक दायित्व और करों की समानता व्यवस्था को समाप्त करना, सार्वजनिक सुरक्षा समिति बनाना, उसके बाद है क्या कहते हैं पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा। देखिए आप लोग, चलिए देखिए, राजशाही दायित्व और करों की समानता व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या किया गया? बैठक बुलाया गया था। कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया? महत्वपूर्ण। नेपोलियन किस वर्ष पराजित हुआ था? बताइए, नेपोलियन किस वर्ष पराजित हुआ था? 1807 में पराजित हुआ था। अब देख लीजिएगा किताब, आगे पढ़िए। 1804 में किसने स्वयं को फ्रांस का सम्राट के रूप में ताज पहनाया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की गई? दास प्रथा 1848 में समाप्त की गई। उसके बाद फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1946 में। हर जगह पे महिलाओं पे अत्याचार होता था, हर जगह पे लास्ट में महिलाओं को कुछ दिया जाता था। गिलोटीन का वैसा आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर गिलोटीन ने। और गिलोटीन क्या है पता ही है आप लोगों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस तारीख को उत्तेजित भीड़ ने बेस्टिल पर धावा बोलकर उसे नष्ट कर दिया? है तो बताइए। 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 1715 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 23 मिलियन। और आपको पता है मिलियन जानते ही है, 10 मिलियन को सॉरी 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। अगला, फ्रांस का राष्ट्रगान क्या? मार्सिलेज, जैसे हमारे देश का है जनगण मन। आइए, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? जनता की इच्छा। अगला, अब ये देखिए, आप ये आपका जो है एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी नहीं एससीईआरटी का है। कहां का? एचसीईआरटी का है ये, यानी बीटीसी का। ये खाली स्थान आप तीसरा नंबर चैप्टर में जाओगे, वहां आपको पढ़ोगे। पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप जब भी पढ़ोगे तो वहां आपको दिख जाएगा, ये 10 सवाल उसमें दिखेगा खाली स्थान। 10 को सब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी, ऑप्शंस वाले भी होते हैं। अब यहां आप बताओ, यहां इसमें कि लुई 16वां सन कब वहां का फ्रांस की गद्दी पर बैठा? बताइए, याद होना चाहिए। 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा कौन? तो लुई 16, याद रहेगा 1774 में। ठीक है, याद रहेगा 1774 में, जो बुर्बो राजवंश का ये था ही। ठीक है, याद रखिएगा, बुर्बो राजवंश का ये क्या था? उसी के खानदान बुर्बो राजवंश का वंश था जो 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। डॉट डॉट लुई 16वां की पत्नी थी। अभी अभी हमने पढ़ा है, लुई 16वां की पत्नी का नाम मेरी अंतोयनेत। याद रखिएगा, मेरी अंतोयनेत, मेरी अंतोयनेत। ठीक है, फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहते हैं? बताइए, फ्रांस की संसदीय संस्था को, मैंने अभी कुछ देर पहले ही चर्चा किया था, फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहते हैं? बताइए, फ्रांस की संसदीय संस्था को, तो फ्रांस की संसदीय संस्था को स्टेट जनरल कहते हैं। आप उसमें भर दोगे स्टेट जनरल। ठीक है, उसके बाद आइए, ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को टैक्स फॉर्मर कहते थे। क्या कहते थे? टैक्स फॉर्मर। याद रखिएगा, ठेका पर टैक्स वसूलना उसका काम था। उसके बाद किधर गया? डॉट डॉट के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की। अब मैं आपसे यहां पे पूछना चाहूंगा, किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं ये लोग? कि मॉन्टेस्क्यू ने, अगर आपको यहां पे सवाल में मतलब ये क्वेश्चन रहता, वो आगे में नाम दे देता मॉन्टेस्क्यू की जगह पर रूसो, तो रूसो कौन सा मतलब किस के समर्थक थे? कौन समाज से आते थे? उनकी इच्छा किस चीज के वो समर्थक थे? इन्होंने स्थापना का पूछा कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन समाज की स्थापना की। मैंने आपको ये पढ़ाया, इसमें बताया कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी किताबें लिखी थी। बताइए, आप लोग पता ही होगा मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी?
मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चलिए, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी लिखी थी किताबें? पढ़ रहे थे? मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखी थी बताइए? तो यहां पे किताब की बात नहीं कर रहा, यहां पे बात किया जा रहा है कि किस सिद्धांत का मतलब का। तो सिद्धांत की बात बोलोगे तो शक्ति पृथक्करण कहोगे। क्या कहोगे? शक्ति पृथक्करण। क्या? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की स्थापना उन्होंने करी। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है डॉट डॉट प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा किसकी है? तो मैंने पहले ही कहा था सामाजिक संविदा रूसो साहब की है, रूसो। ठीक है, आइए 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने क्या चीज की घोषणा करी थी बताइए? मानव और नागरिकों के अधिकार, मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा करी थी। मानव और नागरिकों के अधिकार, मानव और नागरिकों के अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन, जैकोबिन दल के प्रसिद्ध नेता, जैकोबिन दल के प्रसिद्ध नेता रोबोस्पियर मैक्स, रोबोस्पियर जो हम जिसको कहते हैं रोबोस्पियर मैक्स मूलर साहब थे। कौन? याद रहेगा? नहीं, उल्टा नाम बोल दिया हूं। मैक्स इसको बाद में बोलेंगे। देखिए, जैकोबिन दल के जो प्रसिद्ध नेता थे उनका नाम था मैक्समिलियन रोबोस्पियर। मैक्समिलियन रोबोस्पियर उल्टा बोल दिए थे, मैक्समिलियन रोबोस्पियर। याद रहेगा? याद रखिएगा। उसके बाद आइए मैक्समिलियन रोबोस्पियर। दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था बताइए? दास प्रथा का भी अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ऐसा मिला था 1848 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार, ये भी कोई बताने की चीज है, 1946 ऑब्जेक्टिव में भी था। चलिए, ये टोटल कितने क्वेश्चंस हुए? तो 28 क्वेश्चंस मान लीजिए कि वहां सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में थे, ऑप्शंस वाले में, और यहां आपको 10, कुल मिला के 38 क्वेश्चन हुए। जो ये 10 खाली स्थान हैं वो आपकी एनसीईआरटी नहीं, बिहार सरकार की जो एससीईआरटी टेक्स्ट बुक होती है उसके ये खाली स्थान थे। और जो ऑब्जेक्टिव में थे वो पूरे किताब का ओवरऑल सब किताबों में था। एनसीईआरटी और जब आप एससीईआरटी पढ़ के देखोगे, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एनसीईआरटी ज्यादा लिखता है, ज्यादा चीजों के बारे में बताता है, एससीईआरटी थोड़ा सा शॉर्ट कर देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छे लगे हों, और लगे हैं तो पढ़ने वाले बच्चों तक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।